So in today's video, we are practicing the questions of T.S. Eliot, one of the most important writers in British literature. Not even a single literature paper ऐसा होगा जो T.S. Eliot के questions को pose ना करे. Be it his poetries, इन्होंने इतनी extensively poetries लिखी हुई हैं, या फिर इनके plays की chronology, या फिर इनके critical works. आपके हर literature के paper में you are always going to see compiled questions from them. तो आज के इस वीडियो में हम लोग उन सभी questions को लगाएंगे जिनको प्रैक्टिस करके वी आर गोइंग टू बी सॉर्टेड एंड वी आर गोइंग टू बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम T.S. Eliot. If at all you want to revise T.S. Eliot and have a good list of all his works in one single video, तो YouTube पे मेरा ये वाला वीडियो आप ज़रूर से देखिएगा. And if at all you love my style of teaching, तो आप मेरे इन पेड कोर्सेज को भी चेकआउट कर सकते हैं जो आपकी इंग्लिश लिटरेचर की जर्नी में आपकी बहुत हेल्प करेगा. अब आइए चलिए हम लोग क्वेश्चंस लगाते हैं. यू हैव टू कमेंट मी डाउन कि आपके कितने क्वेश्चन सही बैठे एंड कितने क्वेश्चंस गलत हुए. सो लेट्स गो. In January 2025, you have been asked a passage-based questions where you see a couple of lines from a poetry and you have to identify the poet who has composed these lines. Now, I do understand, dear students, being a literature student, it is quite difficult to just pick out from these four options the author of these lines because हम लोग ने कितने सारे works पढ़े होते हैं. But when you read these lines, you always get some kind of keywords and hints जो आपकी मदद करेंगे in knowing कि ये वर्क किसको belong करता है. So let's read. Ganga was sunken and the limp leaves waited for rain while the black clouds gathered far distance over Himavant. The jungle crouched, hummed in silence. हो सकता है कि आपने इन लाइन्स को पढ़ा हो एंड ये भी हो सकता है कि आपने इन लाइन्स को कभी भी नहीं पढ़ा हो. वन थिंग इज फॉर श्योर कि आपको यहाँ पे इंडियन लैंडस्केप देखने को मिलता है. वन इज गंगा एंड वन इज हिमावंत. हिमावंत इज योर हिमालयन रेंजेस. तो आप अब ऑप्शंस देखिए कि कौन सा ऐसा राइटर है जो इंडियन इमेजरी से जुड़ा हुआ है. रैल्फ वाल्डो इमर्सन जो कि ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, वो कहीं से भी इंडियन इमेजरी के बारे में बात नहीं करते थे. वी हैव एमिली डिकिंसन. इनको हम लोग ने कभी भी इंडियन इमेजरी से रिलेटेड कहीं भी इनकी बायोग्राफी में हम लोग ने नहीं दिखा है. वी कम डाउन टू टू ऑप्शंस विच इज T.S. Eliot एंड श्री औरोबिंदो. नाउ बहुत सारे बच्चे इसको औरोबिंदो क्लिक कर लेंगे बट दिस विल बी अ रॉन्ग आंसर क्योंकि ये लाइंस बिलोंग करती हैं T.S. Eliot की वेरी फेमस वर्क वेस्टलैंड को, जिसके अंदर इन्होंने बहुत सारे इंडियन लैंडस्केप, इंडियन फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट उठाया हुआ है. आप सभी को T.S. Eliot की बायोग्राफी पढ़ते हुए ये बात क्लियर हो गई होगी कि जब T.S. Eliot हार्वर्ड में पढ़ने गए थे तो उन्होंने बहुत सारे कोर्सेज अप्लाई किए थे एंड पढ़ाई करना स्टार्ट किया था. वन ऑफ विच वॉज योर संस्कृत, अनदर वॉज योर इंडियन क्लासिकल फिलॉसफी एंड देन इन्होंने हमारे उपनिषद्स निकाल के पढ़े हैं. ही हैज़ ऑल्सो अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ द बुद्धिस्ट टेक्स्ट इन बोथ योर पाली एंड संस्कृत लैंग्वेज. तो यू मस्ट बी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट कि इन्होंने हिंदू फिलॉसफी के काफ़ी सारे ऐसे टर्म्स को उठाया हुआ है जो वेस्टलैंड में हमें देखने को मिलते हैं. दाता, दयावदा, दम्यता एंड वी हैव शांति, 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 द थ्री लाइन्स जिससे हमारी ये वेस्टलैंड की पोइट्री एंड करती है. तो इससे आपको एक की आइडिया लग सकता है. ऑफ कोर्स किसी भी बच्चे ने पूरे वेस्टलैंड की लाइन्स को लर्न नहीं किया होगा बट ये जो वर्ड्स हैं वो आपको एक हिंट देते हैं कि यस दिस कैन बी अ राइटर. आई होप दिस इज क्लियर. June 2023 में you have been asked a chronology based questions but if you look closely you will be able to see कि T.S. Eliot के सभी critical essays की chronology आपसे पूछी गई है. You all are aware कि हमारे T.S. Eliot poet भी हैं. He is a playwright as well and he is a very fine critic. तो इन्होंने बहुत सारे critical essays लिखे हैं जो हम लोग ने पढ़ रखे हैं. उनको एक प्रॉपर क्रोनोलॉजी में लगाने को कहा गया है. योर करेक्ट आंसर इज ACDEB. आइए हम लोग इनको थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं. द सेक्रेड वुड 1920 में पब्लिश हुआ है जो फोकस करता है ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड द नेचर ऑफ पोएट्री. ये बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज करते हैं ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन एंड लिटरेरी क्रिएशन. यू ऑल आर अवेयर कि T.S. Eliot वॉज सच अ फाइन क्रिटिक एंड ही टॉक्ड अबाउट कि कैसा एक क्रिटिक को होना चाहिए एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिसिज्म.
criticism. Then his most famous work, The Metaphysical Poets, जहाँ पर ये बहुत सारे 17th century के metaphysical poets को re-evaluate करते हैं एंड उनकी इंपॉर्टेंस को सबके सामने रखते हैं कि इनकी पोएटिक स्टाइल के अंदर आपको इंटेलेक्चुअल पोएटिक थीम भी देखने को मिलेगा एंड ग्रेस भी देखने को मिलेगा, जो 17th सेंचुरी के बाद के पोएट्स में हमें देखने को नहीं मिला था. देन वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ हिज, फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, अगेन जो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ लिटरेचर के बारे में बात करता है, जो इनका एक बड़ा ही फेमस ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के इनके टर्म्स हैं, इम्पर्सनैलिटी का इनका टर्म है कि भैया आपके ऑथर का जो पर्सनल बायस है, उसके जो पर्सनल ओपिनियंस हैं वो काम से दूर रहने चाहिए. देन वी हैव द यूज ऑफ पोएट्री एंड द यूज ऑफ क्रिटिसिज्म एंड नोट्स टूवर्ड्स द डेफिनेशन ऑफ कल्चर. इस क्वेश्चन से आपको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि आप जब टी.एस. इलियट को प्रिपेयर करें तो सिर्फ इनकी पोएट्री एंड इनके प्लेस पर ही ना ध्यान दें, इनके पूरे क्रिटिसिज्म को भी अच्छे से प्रिपेयर करें. आई होप दिस इज क्लियर. दिसंबर 2021 में यू हैव बीन आस्क्ड अ क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन जो आपको सीक्वेंस में लगाना है, बट द कैच ओवर हियर इज कि आपको वर्क्स ना दे करके क्रिटिकल टर्म्स दिए हैं. दैट मीन्स कि आपको डबल एफर्ट करने हैं. पहले आपको देखना है कि ये जो टर्म है वो कौन से वर्क में आया था एंड वो वर्क कौन से ईयर में पब्लिश हुआ था. सो लेट्स गो. डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी इज द वेरी फेमस टर्म ऑफ टी.एस. इलियट, जो उनके द मेटाफिजिकल पोएट्स वाले एस्से में आया था, विच वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1921. देन वी हैव अनरिलायबल नरेटर, जो कि पॉपुलराइज किया था हमारे वेन सी बूथ ने इन वन ऑफ हिज फेमस वर्क द रिटोरिक ऑफ फिक्शन, जो कि पब्लिश हुआ था 1961 में. ओके. देन वी हैव थिएटर ऑफ क्रूएल्टी, जो कि एक मूवमेंट है दैट वाज पॉपुलराइज्ड बाय एंटोनिन आर्टरॉड, जो कि 1930s में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुआ था. एंड इस पर्टिकुलर टर्म के बारे में स्पेसिफिकली उन्होंने अपनी एक वर्क में बात किया था 1938 में. ठीक है. ईगोटिस्टिकल सप्लाइम इज़ द वेरी फेमस टर्म ऑफ हमारे जॉन कीट्स. ये जब लेटर्स लिखा करते थे अपने भाइयों को, तो ईगोटिस्टिकल सप्लाइम 1880 के एक लेटर में इन्होंने वर्ड्सवर्थ के लिए कॉइन किया था कि ही सफर्स फ्रॉम दिस प्रॉब्लम ऑफ ईगोटिस्टिकल सप्लाइम. तो अब आपके पास यहाँ पर डेट आ गई है एंड क्लियरली वी कैन सी कि ईगोटिस्टिकल सप्लाइम पहले आएगा, दैट मीन्स डी पहले आएगा, उसके बाद आएगा हमारा डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, दैट मीन्स ए बाद में आएगा. तो ये दोनों ऑप्शन हम लोग के अभी सही बैठ रहे हैं. एंड देन उसके बाद आएगा एंटोनिन आर्टरॉड वाला, मतलब DAC, एंड लास्ट में आएगा बी. दैट मीन्स कि हमारा ऑप्शन नंबर सेकेंड करेक्ट आंसर होगा. एंड डियर स्टूडेंट्स, दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, जो आपको एग्जाम में हेल्प करेगा. जुलाई 2016 में आपसे एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है जो उनसे ही बनेगा जिन्होंने टी.एस. इलियट की बायोग्राफी डिटेल में जाके पढ़ी है. T.S. Eliot found spiritual support in what? He found spiritual support in Christianity. Now, please be very clear, dear students, कि हमारे T.S. Eliot ने across religions की पढ़ाई की है and he was very much influenced by Hinduism. He studied Buddhist texts and he also was influenced by Judaism. ये बहुत सारे religions के बारे में जानने की कोशिश करते थे. लेकिन जब आप इनकी बायोग्राफी को पढ़ेंगे तो you are going to know कि ये initially was a Unitarian, मतलब ये जिस फैमिली में जन्म लेते हैं was a Unitarian, जो कि एक लिबरल क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं. बट देन आगे जाके व्हेन ही गोज ऑन टू एक्सप्लोर हिज ओन स्पिरिचुअलिटी का पाथ, so he baptizes himself and he gets converted to being an Anglo Catholic. and ये बैप्टिज्म के बाद ये लाइन कोट करते हैं कि now he considers himself a classicist in literature, royalist in politics and Anglo Catholic in religion. तो इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर से याद करिएगा कि आप जब लिटरेचर में इनको पढ़ेंगे तो ये क्लासिकल्स को बहुत फॉलो करते हैं एंड पॉलिटिक्स में ही टॉक्स अबाउट हाई कल्चर, रॉयलिस्ट, हाई आर्ट, एंड देन रिलीजन में ये एंग्लो कैथोलिक रिलीजन को फॉलो करते हैं. एंड इनके ये जो बिलीव्स हैं वो आपको ऐश वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टेट्स नाम का इनका जो वर्क है उसमें दिख जाएगा, जहाँ पर ये क्रिश्चियन थियोलॉजी, रिडेम्पशन, सिन एंड स्पिरिचुअल सैल्वेशन के बारे में बार बार बात करते हैं. आई होप दिस इज क्लियर डियर स्टूडेंट्स. जून 2023 में यू हैव बीन आस्क्ड अ
pure information based question. The love song of J. Alfred Prufrock names the following figures. Now this particular poem is the most influential poem of 20th century by T.S. Eliot. सीधा सीधा क्वेश्चन है कि इस पोएम के अंदर आपको कौन से फिगर्स देखने को मिलते हैं. ये अल्यूजन की बात नहीं की जा रही है, एक्चुअल फिगर्स जिनका नाम इस पूरी पोइट्री में लिया जा रहा है वो आपको पिक आउट करना है. योर करेक्ट आंसर इज माइकल एंजेलो एंड हैमलेट, जिससे आपका पॉइंट नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा. लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ अ कॉन्टेक्स्ट. ये जो पोइट्री है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोइट्री है जो पोर्ट्रे करती है डिसइल्यूजनमेंट एंड फ्रैगमेंटेशन ऑफ द मॉडर्न पर्सन. ये हम लोगों के भी ऊपर फिट बैठेगा बिकॉज हेयर एल्फ्रेड इज इन अ कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्टिंग स्पेस, जो अपने आप को बिल्कुल कुछ भी नहीं समझता है, जो अपने आप को हर एक इंसान से कंपेयर कर रहा है. दैट इज़ वाई वी सी कि इस पोएम में जब वुमेन बार बार माइकल एंजेलो जो कि एक रेनेसा आर्टिस्ट है उसका नाम लेती होती है, तो ही इज़ नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट अबाउट हिमसेल्फ, देन ही कॉन्स्टेंटली कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ हैमलेट, क्योंकि वो इनडेसिसिव था, वो अपने आप को वो कोई डिसीजन नहीं ले पाता था. तो आपका एल्फ्रेड प्रूफॉक हु इज़ अ मिडिल एज मैन जो कि रिजेक्शन का शिकार है, जो अपने आप को सेल्फ डाउट करता रहता है एंड बहुत ही बुरी स्टेट में है, जो कि आज का मॉडर्न इंसान एक मॉडर्न यूथ है कि वो कभी अपने आप से खुश ही नहीं हो पाता है. ही इज़ ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ डिसइल्यूजनमेंट एंड अ कॉन्स्टेंट कंपैरिजन. तो ये जो दोनों हैं आपको फिगर्स देखने को मिल जाएंगे. ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि दांते का इन्फर्नो वर्क जो है वो इस पर्टिकुलर वर्क की ओपनिंग लाइन से एपिग्राफ बनता है, नॉट ओपनिंग लाइन्स, एपिग्राफ बनता है. तो ये भी आप लोग पॉइंट याद रखिएगा. जून 2023 का ये क्वेश्चन है आपके सामने. द ऑथर ऑफ द गोल्डन बाउ, अ टेक्स्ट दैट इन्फ्लुएंस्ड इलियट्स पोएट्री एंड क्रिटिसिज्म सब्सटैंशियली इज. नाउ ये जो फेमस वर्क है वो बिलोंग करता है जेम्स जी फ्रेजर को. क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इस पर्टिकुलर वर्क के जो ऑथर हैं उनके वर्क ने इन्फ्लुएंस किया है इलियट की पोइट्री एंड क्रिटिसिज्म को. तो जेम्स जी फ्रेजर एक बहुत ही फेमस स्कॉटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जो कि रिचुअलिस्टिक पैटर्न्स अक्रॉस द कल्चर्स के बारे में पढ़ाई करते थे, जिसमें आता था आपका डिवाइन टॉपिक्स, फिलोसॉफिकल टॉपिक्स, रीबर्थ, रिडेम्पशन आ जाएगा, सैक्रिफिशियल किंग्स के बारे में बात की जाती थी. इन सारे टॉपिक्स को वो अपनी एंथ्रोपोलॉजिकल टॉपिक्स पे उठाते थे. इलियट को अगर आपने डिटेल में पढ़ा है तो यू प्रोबेबली नो कि हमारे इलियट भी बहुत ज़्यादा अक्रॉस रिलीजन्स को पढ़ चुके हैं एंड ये रीबर्थ एंड रिडेम्पशन के टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं, साइक्लिकल नेचर के बारे में बात करते हैं, जो इनके वेस्ट लैंड एंड ऐश वेडनेसडे वगैरह में आपको देखने को मिल जाएगा. सो सीधा सीधा ये आपका क्वेश्चन है कि इनके जो इस टाइप के टॉपिक्स हैं उसको इलियट ने उठाया है, तो किन से इन्फ्लुएंस होकर उठाया है? जेम्स जी फ्रेजर के. December 2021 में you have been asked this question which says, how does T.S. Eliot sum up the peculiar quality of Marvel's Horatian Ode? Now many of you will get confused कि why on earth एक 20th century का writer is talking about the 17th century के metaphysical writer. तो you must be aware of this connection कि हमारे T.S. Eliot ने अपने critical essays के अंदर 17th century के metaphysical poets को re-evaluate किया है एंड इनकी इंपॉर्टेंस और इनकी पोएट्री के बारे में बात की है, गिविंग देम अ लॉट गुड इंपॉर्टेंस दैट वाज forgotten by the modern people. He tells in metaphysical poets वाले essay के अंदर and in specifically this particular essay on Andrew Marvell कि इनकी जो poetic style है उसके अंदर इनको a tough reasonableness beneath a sight of lyrical grace दिखाई देता है. आसान भाषा में बोले तो इनको इसके अंदर intellect plus lyrical grace देखने को मिलता है, जो आगे आने वाले राइटर्स में इनको नहीं दिखता था, लैकिंग दिखता था. एंड हेंस जितने भी मेटाफिजिकल पोएट्स हैं उनकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं टी.एस. एलियट एंड टू द पॉइंट वो कहते हैं कि आफ्टर दी 17th सेंचुरी मेटाफिजिकल राइटर्स मुझे अच्छी पोएट्री देखने को मिली ही नहीं अनटिल द मॉडर्न पीरियड केम, जिनका ये खुद पार्ट है. सो प्लीज़ बी क्लियर ऑफ दिस पॉइंट कि आपको इनके लिटरेरी क्रिटिसिज्म वाले सेक्शन में देखने को मिल जाएगा कि कैसे इन्होंने बहुत सारे क्रिटिकल एसेज लिखे हैं री इवैल्यूएटिंग दीज मेटाफिजिकल पोएट्स. आई होप दिस आंसर इज क्लियर.
जून 2019 में यू हैव बीन आस्क्ड अ रिपीटेड क्वेश्चन फ्रॉम टी.एस. इलियट्स जे एल्फ्रेड प्रूफॉक, जो कि पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर पोइट्री के अंदर कौन से पेंटर is the subject of conversation among the preambulating women. Your correct answer is Michelangelo. We see कि कैसे इस poem में women are constantly talking about this Renaissance artist जिसको he is considered the symbol of high art, excellence, genius. And if you have ever seen Michelangelo, तो इनकी body बहुत ही ज़्यादा masculine है and of course he has artistic mastery. तो हमारे जे एल्फ्रेड प्रूफॉक जो अपने आप को इस टाइप की कन्वर्सेशन से काफ़ी इनएडिक्वेट फील कर रहे हैं कि मुझे तो इसके बारे में नहीं पता है, एंड ही स्टार्टेड कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ माइकल एंजेलो. बहुत ही ज़्यादा ही इज़ अ पर्सन ऑफ सेल्फ डाउट. बार बार ये अपने आप को कंपेयर करते रहते हैं. एंड ऑफ कोर्स माइकल एंजेलो नो डाउट इज़ अ मस्कुलर फाइन मैन. तो ये आप इमेजिन कर ही सकते हो कि व्हेन अ पर्सन हु इज़ अमंग द वुमेन एंड ही सी कि ये वुमेन तो यार बड़े अच्छे एक मेल के बारे में बात कर रही हैं, तो यू ऑटोमेटिकली स्टार्ट फीलिंग इन्फीरियर, जो कि हमारे एल्फ्रेड प्रूफॉक को फील होने लगता है. December 2019 में you have been asked the most common question from any major writer, specifically T.S. Eliot, कि इनके वर्क्स को आप क्रोनोलॉजी में लगाओ. आपको यहाँ पे इनके प्लेस दिखाई दे रहे हैं एंड वन ऑफ द सेट इज द मोस्ट करेक्ट वन, जो कि है आपका पहला वाला आंसर. ये मर्डर इन द कैथीड्रल वॉज पब्लिश्ड इन 1935 एंड देन दिस वॉज पब्लिश्ड इन 1939. कॉकटेल पार्टी आपका 1949 में पब्लिश होता है एंड लास्टली वी हैव द कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, जो कि आपका 1953 में पब्लिश होता है. सो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आप मेजर राइटर्स से बिल्कुल एक्सपेक्ट करिए. जितने भी मेजर राइटर्स और उनके मेजर वर्क्स होते हैं, ये क्वेश्चन आना निश्चित है. जून 2023 में पूछा गया है आपसे ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन विच इज वेरी कॉमन इन लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड लिटरेरी थ्योरी. आपको यहाँ पे लिस्ट 1 के अंदर कुछ वर्क एंड कुछ क्रिटिकल टर्म्स दिखाई देते हैं एंड यहाँ पे हम लोग को 4 क्रिटिक्स दिखाई देते हैं. तो अब हम लोग को मैच करना है इनके टर्म से या फिर इनके वर्क से. सबसे पहला जो हम लोग को दिखाई देता है वो है स्टीफन गोसॉन, दैट इज रिस्पॉन्स टू स्टीफन गोसॉन. हम सभी को पता है कि स्टीफन गोसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज लिखा था, जिसमें इन्होंने पोएट्री को डीजेनरेट करने की कोशिश की थी. एंड फिलिप सिडनी हमारी पोएट्री को डिफेंड करने के लिए अपना अपॉलॉजी फॉर पोएट्री लिखते हैं, तो ये इनसे बहुत ही अच्छी तरीके से मैच कर जाएगा. देन वी हैव द इंडिविजुअल टैलेंट. अब ये एक बहुत ही ट्विस्ट करके क्वेश्चन आपको दिया गया है आपके यूजीसी नेट के थ्रू. टी.एस. इलियट का वर्क है ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1919 में पब्लिश हुआ था. तो पूरे वर्क को ना देख के उसके एक आधे पार्ट के बारे में बात की है, विच इज इंडिविजुअल टैलेंट, जिसके बारे में इन्होंने अपना एक बहुत ही क्रिटिकल एसे लिखा हुआ है. तो ये आप टी.एस. इलियट से बड़ी आसानी से मैच कर सकते हैं अगर आपको पता है इसके बारे में. देन वी हैव द फेमस क्रिटिकल टर्म ऑफ अरिस्टोटल, दैट इज कैथारसिस. हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस का जो एक सेफ आउटलेट निकलता है जब आप किसी ट्रेजेडी में कैथारसिस, पिटी एंड फियर का जो इफेक्ट देखते हो, वो आपके अरिस्टोटल ने बताया था. तो ये भी बहुत ही आसान रहा होगा आपके लिए मैच करना. देन वी हैव स्वीटनेस इन लाइट. हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड ने अपने फेमस एसे कल्चर एंड एनार्की के अंदर स्वीटनेस इन लाइट, दैट इज फीलिंग्स प्लस इंटेलेक्ट के फ्यूजन के बारे में बात की है, जो ये मानते हैं कि एक वर्क में या फिर हमारे कल्चर में जरूर से होनी चाहिए. तो दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन जिसको आप इन पर्टिकुलर क्रिटिकल टर्म्स के थ्रू मैच कर सकते हो. एंड आई होप आपको ये समझ आ गया होगा. March 2023 में you have been asked a very easy question from literary criticism where you have to match the critical terms with their respective critics, जो कि आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है. The answer is point number 4, but I will match that for you. Negative capability एक ऐसा टर्म है जो आपके जॉन कीट्स ने दिया है while writing द लेटर्स टू हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली. ये इस टर्म को कॉइन करते हैं, बताते हैं कि ये एक बहुत ही अच्छी पावर होती है टू रिमेन काम व्हेन थिंग्स आर अनसर्टेन अराउंड यू, इज नोन एज द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी. मेक श्योर आपने इनके सभी क्रिटिकल टर्म्स को भी पढ़ रखा हो, क्योंकि उससे आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. वी हैव स्वीटनेस इन लाइट विच इज अ वेरी रिपीटेटिव टर्म. आपके मैथ्यू अर्नोल्ड से इस टर्म को बार बार कॉइन किया जाता है. इनका एक और टर्म है हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म, जो आपसे बार बार पूछा जाता है, तो मेक श्योर आपने वो भी पढ़ा
हो। स्वीटनेस एंड लाइट के थ्रू ये बताने की कोशिश कर रहे हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्यूटी एज वेल एज योर इंटेलिजेंस। देन वी हैव एसिम प्लास्टिक, जो हमारे कोलरिज का टर्म है, एसटी कोलरिज का बायोग्राफिया लिटरेरिया में व्हेन ही टॉक्स अबाउट फैंसी इमेजिनेशन, प्राइमरी इमेजिनेशन, सेकेंडरी इमेजिनेशन, तो माइंड की एक क्रिएटिव एंड अपर लेवल क्रिएटिव पावर के बारे में ये बताते हैं, विच इज नोन एज एसिम्प्लास्टिक माइंड। ये एसटी कोलरिज का टर्म है। देन वी हैव डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एन एक्सट्रीमली फेमस टर्म, एंड आई होप आप सभी को इसके बारे में पता होगा, जो कि हमारे टीएस इलियट का टर्म है। He has talked about in his essay The Metaphysical Poets the dissociation of sensibility, जो इनको 17th century के राइटर्स के बाद, मेटाफिजिकल राइटर्स के बाद देखने को मिली, जिनके वर्क में या तो सिर्फ इमोशंस होते थे या तो सिर्फ इंटेलिजेंस होती थी, दोनों का अमेलगमेशन इनको कभी देखने को मिला ही नहीं। Hence he termed this particular term, जो कि है dissociation of sensibility. I hope this is clear to you. October 2022 में you have been asked an assertion reason question from literary criticism of John Keats as well as T.S. Eliot, दोनों के ही टर्म से रिलेटेड आपसे एक क्रिटिकल क्वेश्चन पूछा गया है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। स्टेटमेंट 1 हमारे सामने कहता है द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी वाज कॉइन्ड बाय जॉन कीट्स, जो कि बिल्कुल सही है। जॉन कीट्स ने अपनी क्रिटिकल लेटर्स में, जो उन्होंने अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को डेडिकेट किए थे या भेजे थे, उसके अंदर इन्होंने नेगेटिव कैपेबिलिटी का टर्म पॉइंट आउट किया गया है, तो स्टेटमेंट 1 आपका ट्रू बैठता है। स्टेटमेंट नंबर 2 आपसे कहता है while analyzing the term dissociation of sensibility, T.S. Eliot proclaims that Hamlet is an artistic failure। बड़ा ही मतलब पेचीदा टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने अच्छे से टीएस इलियट के क्रिटिकल एसेस को अलग एंड टर्म्स को अलग पढ़ा है, तो आप समझ जाएंगे कि ये जो स्टेटमेंट है वो गलत है, फॉल्स है। डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एज अ टर्म टीएस इलियट को ही बिलोंग करता है, लेकिन while talking about dissociation of sensibility, he never talked about Hamlet as an artistic failure। दोनों चीजें अपने आप में सही हैं, लेकिन एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है, क्योंकि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी वाला जो टर्म है इन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स नाम के क्रिटिकल एसे में पॉइंट आउट किया है। देन हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेलियर, दूसरे हैमलेट वाले एसे के अंदर इन्होंने पॉइंट आउट किया है, जहां पे इन्होंने बताया है कि भाई हैमलेट ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव को अच्छे से दिखाता नहीं है, तो दैट पर्टिकुलर वर्क इज एन आर्टिस्टिक फेलियर। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं है, हालांकि दोनों ही बिलोंग करते हैं टीएस इलियट को, जिसकी वजह से आपका आंसर हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। तो आप जब अपने एग्जाम सेंटर पे हो तो जल्दी जल्दी भागने की आपको जरूरत नहीं है कि अरे वाह ये तो मैंने पढ़ रखा है कि डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड हैमलेट एज एन आर्टिस्टिक फेलियर टीएस इलियट को ही बिलोंग कर रहा है। लेकिन देखो कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि while analyzing this term, टीएस इलियट ने प्रोक्लेम किया है कि हैमलेट एक आर्टिस्टिक फेलियर है, जो कि बिल्कुल गलत बैठेगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। September 2024 में you have been asked a very easy question but yet a very catchy one. Who has written the metaphysical poets? इसका आंसर है टीएस इलियट, क्योंकि टीएस इलियट ने 1921 में एक एसे लिखा था द मेटाफिजिकल पोएट्स, जिसके अंदर ये मेटाफिजिकल पोएट्स दैट इज डन एंड एंड्रयू मार्वेल जैसे राइटर्स के बारे में बात करते हैं। और इसी एसे के अंदर ही हैज कॉइन्ड वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स विच इज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी एंड यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी। लेकिन ये क्वेश्चन अगर आप एक बार में कर लेते हैं तो थोड़ा सा एग्जाम सेंटर में बाकी के जो इसके ऑप्शंस है ना टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं, क्योंकि आपका ध्यान एक बार तो इनकी तरफ जाएगा इफ यू आर अवेयर ऑफ इट। सैमुअल जॉनसन ने भी मेटाफिजिकल पोएट्स के बारे में बात की है अपने एसे द लाइव्स ऑफ मोस्ट एमिनेंट इंग्लिश पोएट्स, लेकिन उन्होंने ऐसे नाम का कोई एसे नहीं लिखा है, उल्टा उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स टर्म पॉइंट आउट किया है अपने उस एसे के अंदर, एंड देन ही हैज टॉक्ड अबाउट व्हाट ही डिड नॉट लाइक अबाउट द मेटाफिजिकल पोएट्स। तो ये ऑप्शन आपका टाइम ले सकता है ना, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो कि कहीं इसका आंसर सैमुअल जॉनसन तो नहीं है, लेकिन इसका आंसर टीएस इलियट ही है। जॉन डन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि जॉन डन इटसेल्फ ही हिमसेल्फ इज अ मेटाफिजिकल पोएट। तो आंसर आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग आपके लिए हो सकता है अगर आपको एग्जैक्टली टीएस इलियट का ये एसे नहीं पता है। आई होप दिस इज क्लियर। So that was indeed a beautiful practice on T.S. Eliot, covering all his major works as well as minor works, इनकी chronology, इनके terms and everything.
अगर आपको मुझसे पढ़ना अच्छा लगता है तो आप मेरे पेड कोर्सेज को भी ज़रूर से चेकआउट करिए, जो आपको किसी भी सेक्शन में बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाने में आपकी हेल्प करेगा. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर ईयर वाइज एंड सेक्शन वाइज क्वेश्चंस प्रैक्टिस ऑन अ डिजिटल स्क्रीन एग्जैक्टली लाइक हाउ यू गिव योर एग्जाम ऑन योर एग्जाम सेंटर, तो आप हमारे इस सेक्शन को भी ज़रूर से PYQ टेस्ट सीरीज़ को चेकआउट करिएगा. एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ फ्री ट्रायल तो आप हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज यहाँ पर एवरीडे बेसिस पे बच्चों को फ्री PYQ टेस्ट सीरीज मिलती रहती है एक दिन में 3 से 4 बार, जो उनकी प्रिपरेशन को बेटर बनाती है. आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो. अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर.